शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चाहे घर परिवार हो, समाज हो, कोई समुदाय हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, सभी में प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के इस बदलते समय में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत सारा प्रेशर्स फील करते हैं। जैसे कि एक तरफ घर का प्रॉब्लम है, दूसरी ओर प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है, और कलीग्स और एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट बिहेवियर्स को डील करना है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहने के बजाय बहुत ही अनस्टेबल और डिस्टर्ब हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे हमारी मन की अवस्था होती है, वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा हम क्या करें जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी स्टेबल रहे और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्मूथ चले। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन यानी बेहतर प्रशासन के लिए किन बातों की ज़रूरत है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान श्री भारत त्रिवेदी जी। भारत जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप डायरेक्टर हैं अतुल इन्फोटेक में एंड आप अतुल फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। आपने 1984 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 13 साल तक आपने अतुल लिमिटेड में हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, बिजनेस डेवलपमेंट जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अदा की। और उसके बाद पिछले 3 सालों से आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अतुल फाउंडेशन में एज ट्रस्टी भी काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने जाना कि आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग किया है और साथ ही आपके जो अनुभव है वो मैनेजमेंट से संबंधित भी रहे हैं। दूसरी बात हमने ये देखी कि आपका जो 19 सालों का जो एक्सपीरियंस है, आपने राजयोगा को बहुत प्रैक्टिस किया है 19 ईयर्स से। और आम तौर पर हम ये देखते हैं कि साइंस के लोग एंड स्पिरिचुअलिटी के लोग, इन दोनों में बड़े फ्रैक्शंस पाए जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट लोग मानते हैं इन दोनों को कंबाइन करना। लेकिन आपने इस चीज़ को कैसे अपनाया और क्यों आपने इसको एक ज़रूरत समझी कि इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में? अगर 20 साल पहले किसी ने मुझे कहा होता कि स्पिरिचुअलिटी जीवन के लिए ज़रूरी है, तो मेरा शायद उस वक्त पे जवाब यही रहता कि ये सब रिटायर होकर बाद में सोचने वाली बातें हैं जी। अभी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी बातें देखनी होती है, तो ये सब के लिए अभी टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसी बातें हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़िकली मुझे माइग्रेन का दर्द बहुत होने लगा था उस वक्त पे। तो बार बार माइग्रेन की दर्द की वजह से मुझे वीक में 2 बार या 3 बार ब्रेक लेना पड़ता था। कभी मीटिंग भी चालू हो तो उसमें से भी मुझे निकल जाना पड़ता था, एकदम सीवियर हो गया था। तो जब डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने कहा कि फिजियोलॉजिकली आँख में सब ठीक है, लेकिन आपको शायद कुछ तनाव है। तो ये सुन के मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं नहीं मानता था कि उस वक्त पे मेरे ऊपर कोई तनाव है। जो भी हो रहा था प्रोफेशनल लाइफ में, जैसा मुझे चाहिए था उस हिसाब से सब हो रहा था, और जो भी चैलेंजेस आती थी उस चैलेंजेस को सॉल्व करने में, मीट करने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं ये मान नहीं सका कि ये मुझे कुछ तनाव है।
फिर भी जब पेन किलर्स लेने के बाद ही ये माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व होता था, तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये परमानेंटली दूर हो सके। अलग अलग लोगों से बातचीत करते हुए किसी ने कहा कि आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मेडिकेशन के बारे में मैं सुन रहा था जी। और इसमें मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिसने सुझाव दिया वह खुद भी एक डॉक्टर था। तो सोचा कि ठीक है, ये भी एक कोशिश करके देखते हैं। उसी से तब मैं संपर्क में आया और मुझे पता चला राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाया जाता है, उसमें जिस विधि से मेडिटेशन कराया जाता है, मेडिटेशन उसका एक पहलू है, बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो वो प्रैक्टिस करना मैंने चालू किया और कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उस वक्त कि इससे सचमुच कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे कुछ वक्त होता गया और धीरे धीरे ये माइग्रेन के दर्द की फ्रीक्वेंसी कम होती गई और तब मुझे लगा कि हाँ, इससे कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। जी। वो कम होते होते बिल्कुल ही बंद हो गया। तो इस तरह से मुझे ये राजयोगा के संपर्क में आया और मैंने उसका अभ्यास चालू किया। बट आपका जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो जर्नी है वो आपका बहुत लंबा चला गया, तो ये क्या कारण रहा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद में मैंने सोचा कि ये क्या बात है जिस वजह से जहाँ पे दवाई काम नहीं करती वहाँ पे ये ध्यान की मेथड मेडिटेशन उससे फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग थोड़ा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ और उसी तरह से समझ में जब आता है तब उसे परस्यू करता हूँ। तो मैंने ये पाया उस स्टडी के दौरान कि वास्तविकता में हम जो समझते हैं अपने बारे में और मेडिकल प्रोफेशन जो हमें सिखाता है, उसमें शरीर एक मशीन की तरह है और सब केमिकल रिएक्शंस उसमें होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप सब कुछ होता है। इस तरह के कुछ समझानी है उनकी। तो इसमें ये जो पार्ट रिलेटेड टू माइग्रेन, तनाव किसी को होता है, स्ट्रेस वगैरह, तो इसके लिए कोई कारण केमिकली नहीं बताया जाता। केमिकली उसमें इफ़ेक्ट होती है, लेकिन कारण जो है वो कुछ और समझा जाता है, जिसका जवाब लोग साइकोलॉजी में ढूंढते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग मेथड जिससे मेडिटेशन हो सकता है उसका अभ्यास किया जाए। तो बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन के मेथड है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में मैंने ये अलग अलग बातों का थोड़ा अभ्यास किया और करीब 3 साल ऐसे रहे, स्टडी करता रहा कि आखिर इसमें क्या है। वो स्टडी के दौरान मैंने ये पाया कि कई अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, मेडिटेशन की टेक्निक्स है, उससे फिज़िकली फ़ायदा होता है। कई बातों में मेंटली आप स्ट्रेस फ्री भी बनते हो। लेकिन राजयोगा का अभ्यास ऐसा है जो पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है और एक यूनिक बात राजयोगा की ये है कि इसमें हमारी भावनात्मक बातें, इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो तार्किक चीज़ें, लॉजिकल या रैशनल बातें हैं वो, और जो प्रैक्टिकल व्यवहार जिसे हम कहते हैं जीवन का, रोज़ बरोज़ का, ये तीनों बातों का समन्वय इतनी अच्छी तरह से होता है और एक लक्ष्य मिलता है अपनी उन्नति के लिए, जिसके ऊपर हम जो भी क्षेत्र में हैं, जो रोल हम निभा रहे हैं, जो जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, वो करते हुए हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो कुछ काम हम कर रहे हैं उसे भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये बात मुझे राजयोगा की बहुत
अपील की गई और उससे प्रभावित हुआ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। 19 साल की इस जर्नी में मैंने ये पाया, आध्यात्मिकता कोई एक फ़िलॉसॉफ़िकल बाबत, ओपिनियन के ऊपर बेस ऐसी बात नहीं है। जी, क्योंकि एक्चुअली जो आध्यात्मिकता है वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान को याद करना होगा। जैसे हमारा जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान कहीं दिख नहीं रहा है, वो नहीं है, बिकॉज वो हमेशा हर चीज़ को सामने चाहते हैं। दे आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। सामने होगा तो वो उस चीज़ को मानेंगे, अदरवाइज वो नहीं मानेंगे। लोग आमतौर पे ये सोचते हैं कि ये भगवान को याद करना है, इसका प्रोफेशन से क्या लिंक है। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्पिरिचुअलिटी में जनरली मैंने पाया है लोग दो तरह से इसको समझते हैं। कई लोग जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं वगैरह करते हैं अपनी रिलीजियस बिलीफ के अनुसार, उसे ही स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। जी। और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये धार्मिक बातें जो हैं उससे अलग होके भी आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी जैसे नाम बताता है, इट इज़ अबाउट स्पिरिट। स्पिरिट इज़ रिफरिंग टू द सोल, आत्मा के बारे में। तो उसकी स्टडी, उसके बारे में जो भी ख्याल है, उसके बारे में जो मान्यता है, उसकी स्टडी। तो ये बात लोग जनरली कंपार्टमेंट्स में रखते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट, और इफ़ दे एक्सेप्ट दे प्रैक्टिस एज सेपरेट कंपार्टमेंट। बट हाउ यू रियलाइज्ड कि ये सोल होती है या नहीं होती है? आपने इस चीज़ को कैसे मतलब देखा? आपने बहुत ही अहम सवाल किया। इसमें ये सवाल मुझे बहुत वक्त तक आता रहा, जैसे आपने बताया कि क्या ये एक मान्यता है या क्या ये वास्तविकता है। जी। फाइनली जो मुझे जो जवाब मिला वो बात मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, देखना, सुनना वगैरह, हम उसको वास्तविक समझते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं जो 5 इंद्रियों के सिवा होती है, हम उसे महसूस भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी रात को सोते हुए किसी को स्वप्न आते हैं, मैं मानता हूँ कईयों को होता है, तो स्वप्न जब आता है उस वक्त पे वो अनुभव उस व्यक्ति के लिए रियल होता है। जी। सवेरे उठ के कई लोग उसे याद भी करके दोहरा भी सकते हैं कि ये हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ऐसा मैंने देखा था वगैरह। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 5 इंद्रियों के द्वारा ही कुछ हम महसूस कर सकते हैं, तो जब हम सो रहे थे, स्वप्न में हमने जो कुछ भी महसूस किया वो 5 इंद्रियों से तो नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सभी इंद्रियां अपना काम नहीं करती। तो एक तरह से आप ऐसे मान के आगे चल सकते हैं कि जो भी ये स्वप्न भी जो देखता है, बंद आँखों से भी जो आपको दिखाई देता है, जैसे अगर मैं कहूँ आप यहाँ पे अगर आंखें बंद भी कर ले तो क्या आप अपने घर को विजुलाइज कर सकती है? घर में आप किचन जहाँ पे है, हाँ, जो भी बातें हैं, आप आंखें बंद करके भी उसे विविडली विजुलाइज कर सकती हैं। जी। तो ये विजुलाइज कौन करता है? ज़रूर शरीर से अलग कुछ बात ऐसी है जिसमें ये 5 इंद्रियों के अलावा भी हमें ये महसूसता होती है। तो उसी को फिर आगे लेके स्टडी करते गए हम। तो फिर जैसे आपको ये रियलाइजेशन हुई, आपने इस चीज़ को अपने प्रोफेशन के साथ कैसे कोलैबोरेट किया? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने राजयोगा अप्लाई करने से पहले का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, और इसको जब आपने अपनी लाइफ में अपनाया तो कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था वो सुधरा या कैसा हुआ? एक बात जो मैंने समझी वो ये कि सही आध्यात्मिकता जो हम सीखे, तो ये आध्यात्मिकता वास्तविकता के बारे में है। ये वास्तविकता मान्यता अलग चीज़ है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविकता
एक होती है। दूसरी बात कि वास्तविकता का एक नियम ये है कि वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। प्रोफेशनल लाइफ में एक सेंटेंस हमें अलग अलग मैनेजमेंट सेमिनार में सिखाया जाता था। IIM अहमदाबाद में भी कई सेमिनार में जब गया था वहाँ पे भी, और भी कई जगह पे, कि द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज, ताकि लोग फिर चेंज के बारे में कंप्लेन करना बंद कर दे और भाई ये तो रहने वाला ही है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो जब वास्तविकता हमेशा बदलती रहती है और ये बात कई बार हमें अनसेटल करती है, थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल लगता है। हर व्यक्ति को चेंज चाहिए ऐसी बातों में जहाँ पे उसे लगता है कि अभी कुछ चेंज ज़रूरी है जी। लेकिन वही व्यक्ति कई बार चेंज को रेजिस्ट करता है, उसे अपनाने से इनकार भी करता है। क्यों? बहुत सारे सवाल भी करता है। तो इसमें एक पॉइंट जो समझ में आई आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई लर्निंग में, वो ये कि रियलिटी, वास्तविकता हमेशा परिवर्तित होती रहे, तो उसे अगर आपको मैनेज करना है तो आपके पास कुछ ऐसा चाहिए जो परिवर्तित न हो। जैसे समुद्र में बहुत लहरें आती है और वहाँ पे कोई जहाज़ वैसे ही छोड़ा जाए तो लहरों के साथ कहीं भी ड्रिफ्ट हो सकता है, कहीं और जा सकता है। तो उसे कुछ एंकर या लगाया जाता है हैवी, ताकि वो अपनी जगह पे बना रहे। जीवन में भी बहुत सारी बातें चेंज होती रहती है और उसे डील करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कांस्टेंट रहे। जी। तो उस कांस्टेंट चीज़ का आधार लेके हम चेंज को डील कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में वास्तविकता के बारे में तो बात है ही, लेकिन उसके उपरांत वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें सत्य के बारे में बात है। सत्य वो जो बदलता नहीं, वास्तविकता बदलती रहती है, सत्य सनातन कहा जाता है, वो बदलता नहीं। तो कुदरत के जो कानून है, नियम है, जिसमें से कुछ साइंस ने खोजे हैं, कुछ अभी खोजना बाकी है, लेकिन वो नियम तो है ही। जी। जैसे ग्रेविटेशन न्यूटन ने जब समझाया, सब लोगों को बराबर समझ में आया, लेकिन ग्रेविटेशन तो उसके पहले भी था और बाद में भी था, और आइंस्टाइन ने आके उसमें और कुछ करेक्शन करके भी उसे थियरी को और बेहतर बनाया रिलेटिविटी थियरी से। तो इस तरह से जब हम आध्यात्मिकता द्वारा कुदरत के वो नियम, चाहे साइंस ने उन्हें ढूंढे हो या न ढूंढे हो, ऐसी बातों को जब हम ठीक तरह से समझते हैं, तब उसका उपयोग जीवन में करके हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं, घर में, प्रोफेशन में, उन्हें डील करना, उन्हें सॉल्व करना और स्टेबल रहना वो इजी हो जाता है। मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत जुड़ी होती है। हाँ जी। और ये अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर्स है लोगों के, उनके साथ आपको हैंडल करना है। और हमने ये भी देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, एंड बावजूद भी इसके एक्चुअली में जब सिचुएशन आती है तो वो कुछ और हो जाती है। कहाँ उनको हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन एट दैट मोमेंट जब ऐसी कोई बात हो गई तो वो खुद को ही हैंडल करने में बहुत ही जो है डिस्टर्ब महसूस करते हैं। पहले लगता था, जो एक प्रश्न आपने आगे पूछा था कि आध्यात्मिकता की स्टडी के पहले जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था और उसके बाद में क्या फ़र्क आया, उसमें एक बात ये है कि शुरुआत में या तो आध्यात्मिकता से पहले उस वक्त पे, जैसे आपने बताया था, बहुत सारी बातें ट्रेनिंग से जुड़ी हुई पता थी, लेकिन अनुभव ये था कि जो भी मैनेजमेंट कोर्सेस वगैरह सब अटेंड किए थे, स्टडी किया था, वो सब में ये बताया जाता था कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, आपको सिचुएशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप निर्णय लेना चाहते हो तो वो व्यक्ति को आपको समझना चाहिए,
और शांत मन होना चाहिए। तो ये सब बातें पता थी, लेकिन ये कैसे किया जा सके बिल्कुल, उसके बारे में कुछ नहीं बिकॉज एट सीखे दैट थे। मोमेंट जो है आपको कुछ वो नॉलेज या ट्रेनिंग वाली बातें याद नहीं आती, हाँ, वो कुछ और हो जाता है। एक बात ये है कि क्या जरूरी है वो बताया गया था, लेकिन वो कैसे करना कैसे वो तो implement ट्रेनिंग करना में था ही नहीं। हम्म, जब तक आध्यात्मिकता का स्टडी चालू नहीं हुआ तब तक ये सब बातों को किस तरह से करना उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आज कोई एक कंपनी के सीईओ को भी पूछा जाए कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉय से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो जनरली वो बताएंगे कि भाई एम्प्लॉयज़ सिंसियर होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लॉयल होना चाहिए, उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कामकाज जो भी करते हैं उसमें एक्सेलेंस चाहिए, और डेडिकेशन, अच्छा टीम वर्क, बहुत सारी बातें ऐसे बता सकते हैं। लेकिन ये सब बातें किस तरह से एम्प्लॉयज़ में लाई जाए उसके बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हम उनको इसके बारे में समझा सकते हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता सकते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी लोग जो उनको जो आदत पड़ी हुई है उसी अनुसार काम करते बिल्कुल हैं, कंफर्ट जोन में रहना कंफर्ट चाहते जोन में रहते हैं, और उनको अपनी आदतें चेंज करना बहुत Difficult मुश्किल लगता लगता है। जिनके लिए वो नेचुरल बात है वो करेंगे, लेकिन जिनके लिए वो नहीं है वो सब सुनेंगे, सब कुछ एग्री होते हैं, लेकिन बाद में वो उसमें अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो ये बात जो हमने ये पाया कि आध्यात्मिकता की स्टडी अपने आप की जो बात हमें ऐसी लगे कि हाँ ये मुझे बदलना है, तो उससे मैं किस तरह से बदल पाऊँ। इच्छा है, मेरी चाहना भी है, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से ये हो सके। उसकी विधि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, और फिर बाद में उस विधि का प्रयोग करके, उस विधि को फॉलो करके उसमें सफलता मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग रही कि जैसे पहले कि नहीं था और बाद में हुआ। आपने अभी एम्प्लॉयज़ की बात की, जैसे एम्प्लॉयज़ में वैल्यूज़ होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया उनमें स्किल्स होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, व्हाटएवर वी एक्सपेक्ट। बट जब एक्चुअली सीन सामने आती है तो एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं जो है एंटी वैल्यू जिसकी हम बात करते हैं वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं, कहीं मिस्टेक वो कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जब वो गलतियां कर रहे हैं और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने देखा है वो ज़्यादातर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके सबॉर्डिनेट से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके बिहेवियर से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो एक जो है बड़ा र्यूड बिहेवियर जो है अपनाने लग जाते हैं कि नहीं आपको ऐसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। उसकी वजह से सिचुएशन संभलने के बजाय और भी बिगड़ बिगड़ जाती जाती है। है। सही आप ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं? हाँ, ये होता था पहले, मुझसे भी ऐसी कई बार ऐसी गलतियाँ होती थी, और बाद में जब रियलाइज़ होता था तब लगता था ये जो मैंने किया गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त पे अपने आप को नियंत्रित कर पाना, कंट्रोल कर पाना, या कोई अल्टरनेटिव रास्ता सोच पाना उस वक्त पे पता ही नहीं चलता था। ऐसी कई बातों का जवाब फिर राजयोगा के द्वारा प्राप्त हुआ, बट असेंशियल पॉइंट उसमें मुख्य पॉइंट ये था कि आप हमेशा कोई भी परिस्थिति हमेशा बदलती ही रहेगी, लेकिन बदलती परिस्थिति में हम अगर हमारी मनोस्थिति को स्टेबल रखें, जी, कांस्टेंट रखें, स्टेडी रखें, तो उस मनोस्थिति के आधार से आप कोई भी परिस्थिति को, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी बेस्ट कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार आप डील कर पाओगे। अगर मनोस्थिति ठीक नहीं है तो कई बार जो स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है जी, वो भी हम ठीक तरह से काम में नहीं ला सकते, क्योंकि स्किल का उपयोग करते हुए मेरा ध्यान कहीं और है, बिल्कुल। एकाग्रता नहीं है, तो गलतियां हो जाती है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। तो ये बात जब हम रियलाइज़ करते हैं कि मनोस्थिति को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, एकाग्र रखना, ये बहुत ज़रूरी है, और जो मैक्सिमम प्रैक्टिस
ऑन अ डेली बेसिस जो करनी ज़रूरी है वो मनोस्थिति के बारे में, उसे स्टेबल रखने के बारे में। Wings of Brahma Kumari.